तो देखिए आज का टॉपिक है एसी करंट थ्रू LCR। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कभी पूछेगा इंपीडेंस, व्हाट इज द इंपीडेंस, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, जो आपको लॉ में से क्वेश्चन आने हैं ना, उसके लिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ में से टाइप में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। एसी करंट थ्रू LCR अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। यहां बोलेगा इंपीडेंस, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस इन LCR सर्किट। तो ध्यान से इसको समझना। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हमारा सिंपल, अगर आपको फेजर डायग्राम समझ आई थी ना क्या होती है, इससे जो पहला वाला लेक्चर है वो आपको समझ आया था। हमने वहां पे देखा था कि करंट, अब मैं करंट बोलूंगा तो किस करंट की बात हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ अगर रेजिस्टर में से पास कर रही हो तो तुम लोगों ने देखा था कि इसमें जो EMF है या वोल्टेज है या फिर करंट है, EMF और करंट दोनों के दोनों सेम फेज में चलते हैं। जब करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर में से पास करती है तो वहां पे करंट जो है वो लीड करती है, EMF थोड़ी पीछे रह जाती है। कितनी पीछे रहती है, कितना फेज डिफरेंस होता है, π/2। जब इंडक्टर में से पास करती है अल्टरनेटिंग करंट, उस समय क्या होता है, EMF आगे चलती है, करंट पीछे होती है। कितनी पीछे होती है EMF, कितना फेज डिफरेंस होता है उसमें, π/2। तो ये सब हम लोगों ने सीख लिया था। और इन चीजों को इजीली हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इजीली हम इनको रोटेटिंग वेक्टर की हेल्प से इजीली मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया था कि कैसे वो, और वही रोटेटिंग वेक्टर जो होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, उन्हीं को बोला जाता है फेजर डायग्राम। ठीक है, वो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। जिन बच्चों ने नहीं समझा तो कृपया करके हमारा पिछला लेक्चर जो है उसको देख लें, उसको विजिट करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं डाला हुआ है तो जब डाल लेंगे उसके बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रिकॉर्ड हो चुका है, एडिट का प्रोसेस चल रहा है, एडिटर हमारे बहुत ढीले हैं, तो जब वो करेंगे तो हम उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या अच्छे से लेना है। और अच्छी बात किसकी हो रही है, इंपीडेंस की हो रही है। किसकी हो रही है, इंपीडेंस की हो रही है। इंपीडेंस क्या होती है, व्हाट इज इंपीडेंस? ये डेफिनेशन ऐसे पूछ सकते हैं, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द इंपीडेंस ऑफ LCR सर्किट। व्हाट इज इंपीडेंस? इंपीडेंस क्या है, ये एक तरह की रेजिस्टेंस है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, रेजिस्टेंस है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पर्टिकुलरली एक वर्ड है किसके लिए, रजिस्टर के लिए। इंपीडेंस इट इज अ रेजिस्टेंस बट नॉट ओनली इन केस ऑफ रजिस्टर बट इन केस ऑफ LCR। L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, R मतलब रजिस्टर। सही है, समझ आया? LCR सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर बोर्ड वालों, जीके बोर्ड वाले, तुम्हारे लिए तो इसको बनाना ही बनाना, अच्छे याद करना ही करना है। ये वाला क्वेश्चन, हाँ, जाते ही अब पेपर नहीं मिला होगा पहले लिखना स्टार्ट कर देना, इतना इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए सपोज करते हैं, लेट अस कंसीडर हमारे पास क्या है, एक रजिस्टर है, ठीक है, मान लो एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, और ये तीनों चीजें मैंने जोड़ी हुई हैं एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग EMF के साथ। सही है, तो क्या कंसीडर किया मैंने, लेट अस कंसीडर, बताइए क्या लिया, लेट अस कंसीडर देयर इज एन AC सर्किट, है ना, अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट है। लेट अस कंसीडर देयर इज एन AC सर्किट कंटेनिंग, दिव्यांशी क्या क्या इसमें, कंटेनिंग a resistor, a capacitor and a inductor in connected in series में लगे, पैरेलल में लगे हैं, connected in series। ठीक है जी, हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक AC सर्किट है जिसके पर AC सर्किट में एक रजिस्टर है R, एक कैपेसिटर है C और एक इंडक्टर है L, जो कि हमने कनेक्ट किए हुए सीरीज में। कैसे कनेक्ट किए हुए हैं, कैसे कनेक्ट किया, हमारे पास एक AC सर्किट है जिसके पास क्या है, कैपेसिटर और इंडक्टर, कैसे कनेक्ट किए हुए हैं, सीरीज में कनेक्शन। वेरी गुड, शाबाश, ऐसे जोश मेंटेन करके रखो। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि जो रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस कितनी है,
कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? इंडक्टर की इंडक्टेंस कितनी है? तो लिखेंगे इसको, लेट R, C and L be the resistance, capacitance and inductance of this resistor, capacitor and inductor। ठीक है, तो जो हमने कैपेसिटर लगाया, जो हमने रेजिस्टर लगाया, जो इंडक्टर लगाया, उनकी रिस्पेक्टिव जो वैल्यूज है ना, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, आर है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, कितने कैपेसिटर का कैपेसिटर लगाया हुआ हमने, मान लो सी है, इंडक्टर की इंडक्टेंस कितनी है, मान लो एल है। ठीक है, जो हमने डायग्राम बनाया वो इसकी है। अच्छा, इसी पूरे सर्किट में जो हमने ये एसी सोर्स लगाया हुआ है, इसकी ईएमएफ कितनी है, मान लेते हैं E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। लेट E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी बी द ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस दिस सीरीज। लेट E is equal to E naught sin omega t be the EMF, now voltage applied across this circuit, across this circuit। ठीक है, क्या किया हमने क्या दिया भैया, इसी सर्किट के क्रॉस कितनी EMF लगाई हम लोगों ने E is equal to E naught sin omega t। ठीक है, अब वोल्टेज है ना, कनेक्ट किया इसको, वोल्टेज होगी कोई ना कोई, कितनी वोल्टेज है, इक्वल टू E naught sin omega t। ठीक है, अब आपको पता है कि तीनों चीजें कैसे जोड़ी हम लोग, सीरीज में जोड़ी। सीरीज में मैच क्या होता है, वोल्टेज सही रहती है कि कांस्टेंट रहती है कि करंट कांस्टेंट है? सर करंट मैच पक्की बात है नहीं, सही है कि गलत है? इसको एडीए करना है, इतना सोचेगी, डिसीजन चेंज करेगी, तब तो तू पीछे तेरे पीछे 100 बंदा चल रहा है तो मार दिया उनको। हाँ, गिराओ कम नहीं, इधर नहीं गिरेगा, गिरेगा, ओ गिर गया कितने बजे 100 जाने दो, है ना। इसीलिए क्या करते हैं, डी जो होती है वो पोस्ट है, वो खाली दे देते हैं, वो लोग गलत बंदे को वो पोस्ट नहीं देते। बाकी जगह होता है ना, जैसे नीट है, कुछ है, मतलब जितनी सीटें हैं भरनी है, होना चाहे कैसा भी कैंडिडेट होगा। बट एनडीए में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं ना, 100 सीटें ना, हो सकता है एक सेशन में उसमें एक ही बंदा सिलेक्ट हो, अपने फॉर्म पर बस एक ही सिलेक्ट किया, बाकी खाली रह गई सीटें, खाली रखना पसंद करते हैं वो। बट ऐसा बंदा जो डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, उसको देने की ध्यान रखने की बात करना, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर जो आपने पढ़ा है तो। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला सर आई करंट इसमें सब में सेम फ्लो करेगी, क्योंकि करंट कहीं आगे जाके कोई इसको कोई जंक्शन नहीं मिल रहा है जहां पे वो डिवाइड होगी, तो हर एक में से कितनी करंट जाएगी, आई करंट जाएगी। तो इसके बारे में लिख देते हैं, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। आप देख रहे हैं इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दिखाने की कोई जरूरत होती है, वैसे दिखाते नहीं है, दिखा देते हम लोगों को, क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, कभी इधर तो क्या लिखा होगा, ऐसा ऐसा करके लिखा होगा। ठीक है, बैटरी का तो पता है पॉजिटिव नेगेटिव जानी है, यहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता जाता है, तो दोनों तरफ चल रही है। चलिए, आई करंट आ गई इसमें, सही है। अब आपको पता अगली बात हम किसकी करेंगे, ये ईएमएफ की करेंगे। वोल्टेज आपको पता हर एक के क्रॉस अलग अलग होनी है ना, तो आर के क्रॉस जो वोल्टेज है, मान लो कितनी है, अक्रॉस के क्रॉस आर के क्रॉस वोल्टेज ई आर होगी, कैपेसिटर के क्रॉस ईसी बोलती है, और हमने इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो ई एल है। ठीक है जी, इसको भी लिख देंगे, लेट ई आर ई एल एंड ई सी बी द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। समझ आ रहा है, यहां तक समझ आया? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करके करेंगे। हमने एक सर्किट बनाया, एक एलसीआर सर्किट बनाया, इसमें एल इंडक्टर, सी कैपेसिटर और आर, एलसीआर रेजिस्टर, तीनों के तीनों हमने कैसे जोड़ दिए, सीरीज में जोड़ दिए। और इस एलसीआर सर्किट को हमने एक
अल्टरनेटिव ईएमएफ के सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। कितनी ईएमएफ है, कितनी वोल्टेज है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सही है। अब इन तीनों में से, तीनों जो हमारे पास यहाँ पे चीजें लगी हैं L, C और R लगा हुआ, इन तीनों में से कितनी करंट पास हो रही है? एक ही करंट पास होगी, अलग अलग वैल्यू नहीं होगी इसकी, क्योंकि चीजें सारी सीरीज में कनेक्ट। तो कितनी है? I करंट पास हो रही है। वोल्टेज अलग अलग होगी, क्योंकि सीरीज में जब चीजें कनेक्ट होती हैं तो वोल्टेज अलग अलग होती है। तो रेजिस्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज? ER, कैपेसिटर के क्रॉस EC और इंडक्टर के क्रॉस ER। ठीक है। अच्छा, ये इसी ER की वैल्यू अगर निकालनी हो कितनी आएगी बताओ? ठीक है, कि ER की वैल्यू क्या होगी बताओ, बता सकते हो? अश्विनी जी क्या होगी इसकी वैल्यू? V इज इक्वल टू I होता है, तो ER की वैल्यू क्या होगी? करंट क्या है? I है, करंट I है। और रेजिस्टेंस कितनी है इसकी? इस रेजिस्टर की R है, E आ गया। ER की वैल्यू क्या है? I टू R। सिमिलरली EC की वैल्यू क्या होगी? वही है I टू R, करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहां पे करंट कितनी है? I है। रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कैपेसिटेंस, मैंने कहा था क्या बोलते हैं इसको? उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको C करके लिख देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस? इट इज अ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कैपेसिटर। ये रेजिस्टेंस है किसके केस में? कैपेसिटर में थोड़ा ना, कैपेसिटर तो करंट को रोकता है ना। कैपेसिटर के टाइम में तो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, मतलब इसने इतनी आसानी से करंट को मूव नहीं करने दिया, तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आई। इन केस ऑफ कैपेसिटर उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? XC की वैल्यू क्या होती है पता है ना आपको? 1 by ओमेगा C, 1 by ओमेगा C। ठीक है, याद रखना ये तुम्हारी चीज बड़ी काम की है, ये काम आएगी। अच्छा, सिमिलरली बताओ ER की वैल्यू क्या होगी बताओ? ER की वैल्यू होगी करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इंडक्टर को क्या बोलते हैं? X L करके लिखते हैं, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। X L की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू L के बराबर। ठीक है, ओमेगा मतलब 2 बाई न्यू, ओमेगा मतलब 2 बाई न्यू। और L क्या है? L है इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। XL है। उसके नीचे इसको भी ऐसे लिखते हैं, बताओ ऐसे लिख दो। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल है। कोई परेशानी इसमें? बात है कोई परेशानी नहीं है ना? क्या किया हम लोगों ने? एक LCR सर्किट ले लिया, उसमें L, C और R को सीरीज में कनेक्ट कर लिया, और इस पूरे सर्किट को हमने क्या किया हुआ है? अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ कनेक्ट कर दिया। और कितनी ईएमएफ मतलब कितनी वोल्टेज है? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, कितनी साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद करंट क्योंकि सीरीज में है तो सारे करंट तो सेम ही होगी, और जो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा तीनों के क्रॉस वो अलग अलग होगा। इसके क्रॉस ER, इसके क्रॉस EL, इसके क्रॉस EC, और तीनों की वैल्यू हम लोग बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे करंट चाहिए है मेरे पास, और क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए। पता है मुझे R की, रेजिस्टर R की क्या रेजिस्टेंस है? R है। कैपेसिटर की क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, XL होता है, उसकी वैल्यू होती है 1 by ओमेगा C, और इसकी होती है I into XL। XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? अगर सिंपल वर्ड में बोलना होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ही है, बट रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस को रेजिस्टर के कैसे बोलते हैं, है ना? इसलिए इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे XL इज इक्वल टू ओमेगा इनटू L है, ओमेगा मतलब 2 पाई न्यू, L मतलब इंडक्टेंस। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? यहां तक किसी को कोई परेशानी है? कोई परेशानी? लिख दी? यहां तक मिटा दूं? पक्की बात है? जल्दी लिखो। क्या तो लिखना जल्दी कर, तुमने बोलने में लगाया टाइम तो लिखती। तो मैं कि आप उस लेक्चर को देखना, फिर आपको अब जो मैंने कहानी बोलनी है ना वो थोड़ी शायद कम समझ आए, आ भी सकती है बट थोड़ा कम भी समझ लग सकती है, वो समझ अच्छे से आ जाएगी जब आप वो वाला लेक्चर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो स्टोरी कहते हैं
देखो सिंपल सी बात है यार, करंट तब चलती है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, ये तो पता है ना, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया देता हूँ। करंट तब चलती है जब पोटेंशियल डिफरेंस है ना। जैसे अगर ये टेबल है ना, ऐसे देखो ये सेम रखा मैंने ऐसे करके, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है ना, हाइट देखो दोनों की सेम, तो ये पेन कर रहा है क्या रोल है, कर सकता है रोल, कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करूंगा ये रोल, यही है करंट, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो करंट आएगी। बट अगर करंट आएगी, ठीक है अच्छी बात है करंट आ रही है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं करंट इस तरह से आ रही है, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा कभी कम हो रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये जो करंट है भाई, करंट के पीछे ईएमएफ होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी तो करंट आती है। अगर करंट ही चेंज होती जा रही है, कभी कभी कम ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, इसका मतलब उसके पीछे जो कौन है, पोटेंशियल है, वो भी तो रीजन है ना, उसकी वजह से तो करंट है, वो भी तो कम ज्यादा होता होगा। यहाँ पे कम करंट है, इसका मतलब पोटेंशियल ऐसा है, यहाँ ज्यादा करंट है स्पीड है, उसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ पे कम करंट है, ऐसा है, कुछ ऐसा हो रहा होगा कहाँ। अगर ये करंट है तो भैया कहीं ना कहीं ईएमएफ भी कुछ ऐसी ही दिखनी है, ई पोटेंशियल वोल्टेज भी ऐसी जैसी ही दिखनी है। ऐसा नहीं होगा कि पोटेंशियल सेम है और करंट ऐसे चलती डांस करती करती, ऐसा नहीं है ना। जैसा पढ़ाएगा बंदा वैसे ही बच्चे आगे परफॉर्म करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा टीचर कुछ पढ़ा नहीं रहा बच्चे पोजीशन ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा कि टीचर बड़ा कुछ पढ़ाएगा बच्चे बिल्कुल डुलाएंगे, जैसे आप तो फेल हो रहे हैं, जैसा पढ़ाएंगे वैसा, ठीक है बुला दो उसको। चलिए अब देखते हैं देखो यार, अब ये हम रिलेशन एक्चुअली फाइंड करना चाहते हैं। पहले इंपीडेंस तक पहुंचने के लिए हमें पहले रिलेशन फाइंड करनी पड़ेगी। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ई, तो ये भी मिला दिया चलिए कोई बात नहीं, इसकी भी जरूरत पड़नी नहीं है। देखो हमें एक्चुअली इंपीडेंस तक पहुंचने के लिए हमें रिलेशन फाइंड करनी पड़ेगी ई, यानी टोटल ईएमएफ कितनी है, ई तो पता ना, तो ई हमें टोटल कितनी दी हुई है, ई इक्वल टू V0 sin ओमेगा t, कितने तरह के आपका सेमी ई आ गया, ईआर आ गया, ईसी आ गया, ईएल आ गया, ये तीन चार तरह के हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं, ये टोटल है। इस इंपीडेंस तक पहुंचने के लिए आपको एक्चुअली में इन तीनों चारों के बीच में रिलेशन फाइंड करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग उसको समझ सकते हैं। अब हमें पता है नो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ई सी ई आर, नो वी हैव टू फाइंड the relation between ER, EL, EC। अब ये रिलेशन फाइंड करने के लिए E चार क्या करना पड़ेगा, नो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन, फाइंड करो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ER एंड EC विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से कर पाएंगे, फेजर डायग्राम, ठीक है। सांप ही बन गए देखिए, जब से एसी स्टार्ट किया है सबसे सांप ही बन गए। तो हमें क्या करना है, ईआर ईएल ईसी ई सब में रिलेशन फाइंड करते हैं, ये रिलेशन बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। अब क्या कहती है फेजर डायग्राम, वो कहती है क्या कहती है, फेजर डायग्राम ये कहती है कि अगर जो हमारे पास रेजिस्टर है, रेजिस्टर में ईएमएफ यानी वोल्टेज और करंट के बीच में क्या कोई फेज डिफरेंस होता है, मैक होता है, इसको पता है कोई होता फेज डिफरेंस, तुमको ऐसे देखा जैसे पहली बार इसका नाम होता है। जब करंट रेजिस्टर में से पास करती है, करंट और ईएमएफ के बीच में जो हम ग्राफ बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं, क्या उसमें कोई फेज डिफरेंस होता है, आप समझे क्या बोल रहे हैं, होता है डॉक्टर साहब, ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें नहीं होता है। तो अभी लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने यही तो बोला था, तो कहां होगा, तो नहीं होता है। मतलब अगर ई मान लो ये ओ है, अगर ई जो है ओवाई एक्सिस है, में से आप रिप्रेजेंट करते हो ओवाई एक्सिस में है, तो आपका जो करंट है वो भी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो भी कहां होगी, इसी ओवाई एक्सिस में होगी। in case of resistor there is no phase difference in E and I, ठीक है, लिख दो उसको, नहीं पता चलता यहां पे लिखो। in case of resistor there is no phase difference,
बिटवीन आई एंड ई। आई और ई में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, जैसे करंट होती है वैसे करंट बढ़ती है, ई में बढ़ती है, करंट कम होती है में कम होती है, इस तरह से। देन तो आप कह सकते हो ओ वाई रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ओ वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है ई एंड आई। ओ वाई ई और आई को रिप्रेजेंट कर सकता है क्योंकि कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ई भी इधर ही है आई भी इधर ही है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। अच्छा इन केस अब इसके बाद करंट कहां से पास कर रही थी, कैपेसिटर में से पास कर रही थी। जब करंट कैपेसिटर में से पास करती है तब क्या चीज होता है, करंट आगे चल रही होती है और एमएफ पीछे चलती है। इसका मतलब इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट तो यही है ना, करंट तो इसी एक्सिस में है, मान लो ये वाई है, ये वाई है, करंट तो इसी एक्सिस में है वाई, इसको ये वाई तो करंट तो वाई एक्सिस में है। लेकिन अगर कैपेसिटर में से जब करंट पास करेगी तो करंट क्या होती है, करंट आगे चलती है और ईएमएफ पीछे होती है। इसका मतलब जो ईएमएफ में कैपेसिटर की वो है इसी है ना, तो वो जो इसी है वो कहां होगी, वो यहां लिखूंगा। देखो इसी इधर करंट इधर, तो आगे कौन है, करंट कितनी आगे है π/2, कितना फेज डिफरेंस है π/2 का फेज डिफरेंस है, करंट आगे चल रही है और ईएमएफ पीछे रह रही है। इन केस ऑफ रेजिस्टर ईएमएफ एंड करंट हैव नो फेज डिफरेंस, एक ही एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट आगे थी π/2, ईएमएफ पीछे थी, तो करंट आगे है ईएमएफ पीछे है ना। इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट आगे चलती है और ईएमएफ पीछे रहती है। इन केस ऑफ इंडक्टर ईएमएफ आगे चलती है, ईएमएफ कहां होगी, मान लो ये ईएमएफ होगी ई एल है। इन केस ऑफ इंडक्टर ईएमएफ क्या होता है, आगे चलती है और करंट पीछे चलती है, चलेगी ना पीछे, क्योंकि पता मैंने बताया था ना इंडक्टर में क्या होता है, इंड्यूस जब बन जाती है तो करंट उस आगे आने वाली करंट को रोकती है, ईएमएफ चल जाती है पहले आगे तो करंट रुक जाती है, करंट पीछे रह जाती है, इस तरह से। तो ये आप तीनों में फेज डिफरेंस के हिसाब से ये चीजें बोल सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ रेजिस्टर देयर इज नो फेज डिफरेंस, दिखना तो यहां पे लिख सकते हो। इन केस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में करंट लीड करती है, करंट लीड बाय π/2, करंट आई लीड बाय π/2। इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर में कौन लीड करता है, ईएमएफ लीड बाय π/2। इन केस ऑफ इंडक्टर ईएमएफ लीड करती है, इन केस ऑफ कंडक्टर करंट लीड करती है। देखो ना यहाँ पे करंट आ गया, यहाँ पे ईएमएफ आ गया, कितना लीड करती है π/2 लीड करती है ना। सही है, यहां तक डायग्राम समझ आ रही है ना, बिल्कुल सिंपल। ये कैपेसिटर एक रेजिस्टर के लिए आ गई, ये दोनों आई और ई किसके लिए आ गए, कैपेसिटर के लिए आ गया, ये आई और ई किसके लिए आ गए, इंडक्टर के लिए आ गया। तीनों डायग्राम में एक में आ गए। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये तीनों डायग्राम में अलग अलग बनाई थी है ना, अभी तीनों एक ही में है। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है यहां तक। यहां तक समझ आ गया, चलिए अब देखो क्या भाई। अच्छा अब देखो यहां पे क्या करते हैं, हमने क्या करना है, हमने ये जो फाइनल ई है ना जो हमारे पास और जो करंट है इसके बीच में एक्चुअली में रिलेशन फाइंड करना है, और इसके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे जैसे डी और आई आर का हम करते हैं उस तरह का रिलेशन फाइंड करेंगे, तो वहां पे हमें मिलेगी रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को बोलेंगे जेड से डेसिमल करेंगे तो वहां पे हमारे को मिलेगी इंपीडेंस। बट यहां तक पहुंचने के लिए हमको पहले आगे की तरफ क्वेश्चन को बढ़ाना होगा। तो देखो यहां क्या करेंगे, अब सपोज करते हैं कि ये जो ईएल है ना ये थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू ईसी, ये सपोज करना पड़ेगा वरना ये क्वेश्चन हमको हम इसको फिर नहीं निकाल पाएंगे। तो लेट करते हैं, लेट ईएल इज ग्रेटर देन ईसी। सपोज करते हैं कि जो ईएल है मतलब ईएमएफ जो इंडक्टर के केस में आई थी वो ज्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये मैग्नीट्यूड कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, सपोज करते हैं। अच्छा फिर ईएल माइनस ईसी का कहां होगा, मान लो देखो यार, मान लो ये ईएल था और मान लो ये ईसी है, इनको माइनस करके मेरे को जो वेक्टर मिलेगा एक ऐसा करके वेक्टर है ना, देखो ऊपर की तरफ समझ रहे हो, ये ईएल का मैग्नीट्यूड है, यहां से ये ईसी का मैग्नीट्यूड है, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको फिर से एक वेक्टर मिलेगा, वो वेक्टर कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, ईएल माइनस ईसी
नया वेक्टर होगा जो ऊपर की तरफ होगा ना। देखो तो देखो इसको करते हैं। तो सपोज करते हैं कि EL जो ज्यादा बड़ा है EL EC से, देन EL माइनस EC कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करें इसको, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, बताओ चलो इसका नाम रख देते हैं कुछ ED, डी रख देते हैं OD, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय OD। मतलब OD की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज दिस OD, ये OD क्या आएगा, यह EL माइनस EL माइनस EC, ठीक है। OD क्या आ गया, EL माइनस EC, दैट इज OD इज इक्वल टू EL माइनस EC। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, बताओ क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअली मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है रिजल्टेंट। अब आपको रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऐड करना है दो वेक्टर्स को। अब ऐड करना पड़ता है जब चीजों को, वेक्टर को जब ऐड करना, तुमने सीखा होगा क्लास 11 में, आपने ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन पढ़ा था ना, ओमेगा टी, नहीं पढ़ा था, चलिए। तो आपने जब ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन पढ़ा था तो वहां पे आपने कितने वेक्टर को ऐड करना सीखा था भाई साहब, दो। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़े, है ना, फिर आपने पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ा, वहां पे भी कितने वेक्टर को ऐड किया, फिर आपने कहा नहीं सर हमने और वेक्टर को ऐड कर दिया। फिर आपने एक और लॉ पढ़ा, कौन सा लॉ पढ़ा, पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। वहां पे तो जितने मर्जी वेक्टर को ऐड कर सकते थे, लेकिन कर बेसिकली फिर भी कितनों को ऐड करके आप आगे की तरफ बढ़ते थे, अब एक्चुअली यहां पे कितने वेक्टर मिल रहे थे तुम्हें, एक आपको E वेक्टर मिल रहा था, एक आपको OY मिल रहा था, एक आपको OY डैश मिल रहा था, 3 वेक्टर मिल रहे हैं। अब 3 को कैसे ऐड करते हैं वो तो नहीं ना सिखाया गया आपको ये सिखाया गया कि 2 को कैसे ऐड करते हैं। अब क्या सिखाया गया, 2 वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। अब इन 3 के 2 बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, ऐसा समझते हैं कि EL ग्रेटर देन EC, इन दोनों को पहले हम क्या कहते हैं, माइनस करके क्या करते हैं, इन दोनों का एक ही वेक्टर बना देते हैं, समझे बात, ये EL ये EC, ये अपोजिट डायरेक्शन है, इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों का एक ही वेक्टर बन गया, मतलब EL माइनस EC, इन दोनों को ऐड करके आया, इन दोनों को ऐड करके आया EL माइनस EC। अब बताओ कितने वेक्टर बचे जिनको मेरे को खुद को ऐड करना है, एक ये बचा, ये वाला, ये E है, और एक क्या बना EL माइनस EC, ये ER है ना, ये रेजिस्टर था ना, रेजिस्टर के ये वो है ना, ER एक, EL है, EL माइनस EC 2 वेक्टर, ये एक वेक्टर है ना, OD एक वेक्टर और OX एक वेक्टर, OD एक वेक्टर, OX एक वेक्टर, ठीक है, x को यहां दो तो OX एक वेक्टर, OD एंड OX। अब उनकी वैल्यू अलग अलग है ना, OX का मतलब ER, OD मतलब EL माइनस EC, बट है तो 2 ही वेक्टर, अब तो 2 ही बचे, ये तो चाहिए था हमको क्योंकि 2 को हम ऐड कर सकते हैं, पहले 3 करते थे तो 3 को नहीं सकते थे, इसलिए पहले मैंने क्या किया, OY डैश को ऐड करके देख लिया और एक आंसर निकाल लिया, वो था OD जो खुद एक वेक्टर है। अब मैंने क्या करना है, OD वेक्टर और OX वेक्टर को क्या करना है भाई साहब, ऐड करना है, कर सकते हैं। अब आपको पता है पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं, वो ये कहता है ना। अब इसको ऐड करके जो नया वेक्टर मिलना है वो कौन होना है, इसका डायगोनल, एक साथ से पैरेललोग्राम बनेगा, पूरा ना पैरेललोग्राम बनेगा। इसको ऐड करके जो नया वेक्टर मिलना वो कौन होगा, वो होगा इस तरह का कुछ एक नया वेक्टर, ये जो है ना, ये इसको बोल दो E, यहां इसका नाम बोल दो पहले, चलो OF बोल देते हैं इसको, यही OF क्या होगा, E होगा, E वेक्टर होगा, EMF होगा। तो इन दोनों को ऐड करके हमें जो नया वेक्टर मिलता है वो कौन है, OF है। OF इज द रिजल्टेंट ऑफ OD एंड OX। व्हाट इज OF, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ OD एंड OX। सही है, समझ आया, देखो ना यार, ये है एक मेरे पास क्या आ गया, OX ये, OD ये, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन आएगा, ये है ना। तो ये लिखेंगे हम, नाउ OF वेक्टर is the resultant of किसका OD वेक्टर एंड OF। व्हाट इज दिस OF वेक्टर, ये रिजल्टेंट है किसका OD का और OX का, ठीक है। अच्छा अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, निकल गया हमारा क्वेश्चन, OF जो वही E है और हमने यही E निकलेगा तब जाके हमारा इंपीडेंस आएगा, बट अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OF, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ OF, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे एक तरीके से। देखो अगर मैं इसको यहां जोड़ दूं तो दिख रहा है कुछ, पाइथागोरस थ्योरम ले सकती है, ले सकती है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कितना है, OXF लिख दो या कुछ, कितना आएगा बताओ,
ओ एक्स का स्क्वायर इसके बराबर आएगा ओ एक्स का स्क्वायर और एक्स एफ का स्क्वायर। वैल्यू आपको कितनी है? ओ की वैल्यू कितनी है बताओ? कितनी बोली मैंने? ई स्क्वायर इसके बराबर आएगा ओ एक्स की वैल्यू कितनी है? ई आर। एक्स एफ की वैल्यू कितनी है? एक्स एफ जो कि ओडी के बराबर है। एक्स एफ मतलब एक्स एफ मतलब ओडी। मैंने ऐसे बता दिया ओडी के बराबर तो यहां पर कितना आएगा? EL माइनस EC। यहाँ पे बोल सकते हो कि एक्स एफ जो है वो मैक्सिमम ओडी के बराबर है। ठीक है, होल स्केयर इसका होल स्केयर आएगा, इसका होल स्केयर आएगा। ठीक है, पहले सॉल्व हो गए, यहां तक लिख दिया। तो एक काम करते हैं ई ऐसे लिखूं ई इज इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट लिखूं है ना, ई आर स्क्वायर EL स्क्वायर EC स्क्वायर। ठीक है जी मित्रों, समझ आ रहा है? सर आपने ये क्या लिखा है? ये XF इक्वल्स टू OD। XF की वैल्यू क्या है? OD के बराबर है। अब मैंने इसको आगे बता दिया था, तो इसका क्या बराबर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए ये ई जो है ना ये चलिए अब ठीक है। अब देखो ई की वैल्यू किसके बराबर आएगी बताओ? ई आई की वैल्यू पता तुम्हें क्या है? नहीं है आई था ना, आई आर था, ये तो आई आर था। आई की रात से लिखो तुम यहां पे बताओ ई आई की वैल्यू क्या थी? आई एक्सएल इसी की वैल्यू क्या थी? आई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को मत भूलें, बड़े काम कीजिए। हो गया क्वेश्चन खत्म है, बस एक सेकंड में इसका आंसर आने वाला है। अभी पूछने क्या है क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तब तो मार रही ई आर ई एल इसी की वैल्यू वाली आ गई। अच्छा मुझे बताओ इसमें से आई स्क्वायर कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? होल स्क्वायर है ना, यहां से आई निकालूंगा, आई निकालूंगा आई स्क्वायर कॉमन, इधर भी आई स्क्वायर, यहां से भी आई स्क्वायर, यहां से भी आई स्क्वायर, उस पूरे एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं क्या? देखो ऐसे करते चलो एक साथ बोलो आई स्क्वायर, यहां पे क्या बचा? आर स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा आपका? एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब ऐसे करके ये आई स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट से तो क्या आएगा? आई बन जाएगा है ना, यहां लिखूं ई इज इक्वल टू यहां पे आई आएगा और अंडर रूट में क्या आएगा? यहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी है ना का होल स्क्वायर। सही है, आई स्क्वायर कॉमन निकाला, आई बचेगा। एक काम करते हैं इस आई को इसके नीचे लिखूं, ई बाय आई लिख दूं, उसको लिखूं, है परमिशन? चलो शुक्र है। आर स्क्वायर आएगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्या चीज है? वोल्टेज। ये क्या चीज है? करंट। वी और आई किसके बराबर आता है? आर। अब यहां पे वी आर देना आएगा क्योंकि यहां पे अकेला रेजिस्टर तो नहीं था, यहां पे तो तीन चीजें थी, तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? यहां पे उसी रेजिस्टेंस का एक नया नाम है, इन केस ऑफ आईसी सर्किट, उसको बोलते हैं जेड से, इसको लिखते हैं और बोलते क्या है? इंपीडेंस। क्या बोलते हैं? इंपीडेंस किसका बराबर है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। खत्म हो गया। ये हमारा जेड बीच में से क्रॉस मार्क सर इनका स्क्वायर रूट नहीं काट सकते हैं? इनका स्क्वायर रूट नहीं काट सकते इनसे। इनका प्लस है ना, मल्टीप्लाई होता है, अलग कर सकते हैं। मुझे प्लस है, ये अलग अलग करके दोनों को ऐसे कैसे अलग करेंगे? रूट नहीं स्क्वायर रूट पर अगर हम दोनों को दे दें आर को अलग करके दे दें। हाँ वही हाँ हाँ। अच्छा अब एक चीज और कर सकते हैं, अगर जेड एक्स बिंदु में थोड़ा और अगर लिखना ऐसे भी चलता है। एक्स की वैल्यू तो थी मेरे पास, क्या थी? ओमेगा है ना, एक्स सी की वैल्यू क्या थी? 1/ओमेगा सी। तो ये भी हो सकता था है ना। फाइनली आपका ये आंसर
ये भी और ये भी, कोई भी लिखो। यहाँ तक आपने बात पहुंचानी है प्रधानमंत्री तक, सब कुछ बन सकता है आपका। कभी मिलेंगे मुझे तो बताना उनको इम्पीडेंस जो है वो आज के प्लस एक्सेल माइनस एक्सेल के कोर्स के लिए होती है सर, इसीलिए हमें मार्क्स प्रमोशन दे दो। जैसे हम 10वीं पास हुए, जैसे 11वीं पास हुए, 10वीं में नहीं मिली है यार, मुझे मिली है। नहीं 10वीं में कुछ हुआ था यार, प्रैक्टिकल नहीं वो बहुत था कुछ ना कुछ। सर उससे क्या होगा? और क्या किस्मत पाई है तुम लोगों ने? सर किसको और क्या तुम तो चाहते हो कोरोना आए, रुको भाई साहब, अभी और कहानी है थोड़ी सी। अच्छा सुनो मेरी बात, सर बोल रहे हैं मित्रों सुनो मेरी बात। अभी इस केस में ई जो है और आई जो है ना, इसमें भी तो फेज डिफरेंस है ना, कितना फेज डिफरेंस है? देखो यार, जब करंट सिर्फ रेजिस्टर में से पास कर रही थी, ई और आई में कोई फेज डिफरेंस नहीं था। जब करंट कैपेसिटर में से पास कर रही थी, ई ईसी और आई, ईसी मतलब ईएमएफ ऑफ कैपेसिटर और आई करंट के बीच में क्या था? π/2 का डिफरेंस था, ईएमएफ पीछे थी। जब करंट इंडक्टर में से पास कर रही थी तो इंडक्टर जो ईएमएफ है इंडक्टर की वो पीछे थी, करंट है इसमें नहीं, करंट पीछे थी, ईएमएफ आगे थी। अब जब तीनों में से पास कर रही है ना करंट, अब इसमें क्या है? ये आएगा आपको ईएमएफ, उन तीनों में से जब कनेक्ट कर दिया ये आ गया करंट। इसमें भी तो क्या फेज डिफरेंस है? ये कैसे फाइंड करेंगे? इसमें भी तो फेज डिफरेंस है ना, किसी में π/2 आ रहा था, किसी में π/2 आ रहा था, कैपेसिटर π/2 आया था, इंडक्टर में π/2 आया था, रेजिस्टर में तो आया ही नहीं था, 0 आया था। इसके केस में ये जो ये आया है, ये कितना है? ये 5 की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे आप तो ये 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कितना मत बोलो, बड़ा सवाल है। कुछ भी करो यार, tan फाइंड करो, कितना आएगा? परपेंडिकुलर ऑन बेस, क्या परपेंडिकुलर? एक्सेल यानी कि OD1 बेस क्या है? OX, OD की वैल्यू तो निकाली तुम लोगों ने, क्या है? EL माइनस EC, OX की वैल्यू क्या है? I निकल गया, I E निकल गया, OX की वैल्यू क्या है? E आ रहा है, अब निकल बिंदु तो है। The phase angle between E and I will be, हाँ देखो फेज एंगल, हाँ तो निकालिए, टाइम निकला तो क्या? 5 is equal to tan inverse EL minus the phase क्या? The phase difference between current and phase angle EMF, phase angle, phase difference बोलो, phase angle बोलो, एक बात। The phase angle of phase difference between current and voltage in LCR circuit is given by this and this, tan phi and phi। multiply by जहाँ वहाँ करे खाओ रोटी बनाऊंगा, ठीक है? आज इतना ही पढ़ेंगे, कल जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। तो बड़ी भूख लगी है, तब तक के लिए कर लो नमस्कार। अब लाइक करना होगा, करना नहीं करना होगा तो नहीं, तुम करते तो हो नहीं ऐसे।